बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जून जुलाई की पिघला देने वाली गर्मी में मैं दोपहर का खाना बना रही थी। तभी चची जान की आवाज आई, अरे महानूर, मनहूस मारी, अभी तक खाना नहीं बना क्या? हड्डियां हैं जो गल नहीं रही। मैं चची की ये बात सुनकर भागती हुई किचन से बाहर निकली, क्योंकि अगर जरा सी भी ताखीर हो जाती तो वो आसमान सर पर उठा लेती। बोलने के साथ साथ वो हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करती थी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। घर की झाड़ पोंछ से लेकर खाना बनाने तक ये सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी। मैं खाना बहुत लजीज बनाती थी। हर कोई मेरे खाने को बहुत पसंद करता और जो भी खाता तारीफ किए बगैर नहीं रहता था। एक दिन मैं ऐसे ही खाना बना कर रख गई, लेकिन जब वापस आई तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम महानूर है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरे वालिदैन बचपन ही में एक रोड एक्सीडेंट में वफात पा गए। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी और वो मुझे अकेला ही जमाने के रहमो करम पर छोड़ गए। दादा दादी तो है नहीं थे, इसलिए मेरे चचा ने ही मुझे अपने पास रखा। मेरी चची मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी और ना ही उन्हें मेरा वजूद इस घर में पसंद था। चचा के दो ही बेटे थे। बड़े बेटे का नाम हन्नान था और वो मेरा ही हम उम्र था, जबकि छोटा अयान अभी तकरीबन 15 साल का था। चाची मेरी पढ़ाई के भी खिलाफ थी। बहुत मुश्किल से चचा ने मुझे एफए करवाया। उसके बाद चची ने मेरी पढ़ाई पर पाबंदी लगा दी। अल्लाह ताला ने मुझे बेपनाह हुस्न से नवाजा था और चची मेरी इसी खूबसूरती की वजह से खाइफ रहती थी। हन्नान मुझे बहुत पसंद करता था और मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर मैं जानती थी कि उसकी माँ कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। मगर वो कहता था कि मैं अम्मी को मना लूंगा। चचा और अयान भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अयान तो बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह इज्जत देता था और चचा जान मुझे अपनी बेटियों की तरह समझते थे। चचा जान के जाने के बाद कामों की एक लंबी फहरिस्त थी जो सारा दिन चलती रहती और मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता। उस दिन भी मैं किचन में खाना बना रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ पर मेरे साथ कोई मौजूद हो, मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर फिर मुझे मुसलसल ऐसा ही महसूस होने लगा जैसे मेरे साथ हर वक्त कोई मौजूद है। मैं बहुत ही परेशान रहने लगी और मैं ये अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि हन्नान भी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर में होता था और 15 दिन के बाद घर वापस आता था। और अयान अभी छोटा था कि उसके साथ मैं ये शेयर कर लेती और चचा को बताते हुए मुझे वैसे भी झिझक महसूस होती थी। मगर एक दिन तो फिर हद ही हो गई। आज हन्नान ने आना था। चची ने मुझे स्पेशली बिरयानी और कोफ्ते बनाने के लिए बोला था और मीठे में खीर बनाने के लिए कहा था। मैं जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर चला रही थी। मेरी पूरी कोशिश थी कि हन्नान के आने से पहले सब कुछ तैयार हो जाए और फिर मैं नहा धोकर कुछ अच्छे हुलिये में नजर आऊं। मगर मुझे आज फिर वही परेशानी लाहक थी कि जैसे मेरे साथ मुसलसल कोई मौजूद है और मैं सोच रही थी कि हन्नान के साथ ये मसला जरूर शेयर करूंगी। इन बातों को सोचते हुए मैं खाना बनाकर जल्दी से फारिग हुई और नहाने के लिए चली गई। मगर जब फिर वापस आई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि जो कुछ मैंने बनाया था उनमें से कोई भी चीज मौजूद न थी और सारे बर्तन बिल्कुल साफ पड़े हुए थे। खीर, बिरयानी, किसी चीज का भी नामो निशान तक मौजूद न था। ये सब कुछ देखकर मेरा दिमाग माफ हुआ जा रहा था और खौफ के मारे मेरी जान निकल रही थी। पहले मैंने सोचा कि सब कुछ जाकर चची जान को बता दूं, फिर ये सोचकर कि वो उल्टा मुझे ही इल्जाम देंगी, मैंने अपने उस ख्याल को रद्द कर दिया। सोचने लगी कि अब क्या करूं और बिरयानी दोबारा बनाने का फैसला किया, क्योंकि एक यही हल मुझे नजर आ रहा था। कोफ्ते मैंने पहले ही आधे फ्राई किए थे और आधे फ्रिज में रख दिए थे। मैं जल्दी जल्दी काम करने लगी। शुक्र है चची काम के साथ वाली आंटी के घर गई हुई थी। मेरी कोशिश थी कि मैं उनके आने से पहले अपना काम खत्म कर लूं। इतने में हनान भी घर पहुंच गया। बिरयानी दम पर रखी और कोफ्ते जो बाकी बचे थे फिर उन्हें मैंने जल्दी से फ्राई किया। जल्दी जल्दी खाना लगा दिया क्योंकि घर के सब अफराद इंतजार कर रहे थे। चची जान भी घर आ गई थी और उस दौरान मुसलसल मुझे कोसते दे रही थी कि ये निकम्मी कोई काम भी जल्दी नहीं कर सकती। हस्बे मामूल खाना सबको बहुत पसंद आया, मगर मुझे किसी की तारीफ भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि मैंने 15 मिनट पहले खाना बनाकर वहां रखा था, वो कहाँ गायब हो गया। नवाला मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा था।
चाचा मेरी इस हालत को देख रहे थे। पूछने लगे, बेटा कुछ परेशान नजर आ रही हो और खाना भी ठीक से नहीं खा रही। कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। अब मैं उन्हें क्या बताती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही सर में दर्द था। मेरी इस परेशानी को हन्नान ने भी महसूस किया। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं ये बात किससे शेयर करूं। दिल बहुत घबरा रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन जहन से वो बात बिल्कुल निकल नहीं रही थी। जैसे ही मैं अपने कमरे में जाकर लेटी, अचानक से मेरे कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई, फिर एकदम से जलने लग गई। 2-3 दफा ऐसा ही हुआ। मैं डर गई कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मेरा सांस तो जैसे हलक में ही अटक कर रह गया था। जैसे ही मैं वहां से भागकर बाहर की तरफ निकलने लगी, लाइट तो जैसे मेरे साथ आंख में चोरी खेल रही थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, कमरे की लाइट फिर से जल रही थी। अब तो पहले जैसा नहीं हो रहा था। अब तो लाइट बिल्कुल नॉर्मल थी। अब तो मेरे कमरे में जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैं टीवी लाउंज में आकर बैठ गई। बहुत डर महसूस कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी तो जैसे जान निकल गई हो। मैं हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई। मेरी सांस नहीं निकल रही थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे हन्नान खड़ा था। मैंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ओहो हन्नान, तुम हो। मेरे इस तरह रिएक्ट पर बहुत हैरान हुआ और बोला, क्या बात है, इतनी रात गए तुम अपने कमरे से निकलकर बाहर बैठ गई हो और एकदम से ऐसे डर गई जैसे कोई जिन भूत आ गया हो। मैंने सोचा मैं हन्नान को यह बात बता देती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने इसे ये बात की तो ये शायद मेरा मजाक बनाए, क्योंकि ये इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। तभी उसने मुझसे पूछना चाहा कि कहाँ गया तुम्हारा बनाया हुआ खाना, और उसने मेरा वहम कहकर इस बात को टाल देना था, इसीलिए मैंने उसे ये बात ना की। अगले दिन जैसे ही सुबह मैं नाश्ते के लिए उठी, चची जान और सारे घर वाले अभी तक सो रहे थे। मैंने सोचा मैं जाकर जल्दी से नाश्ता रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उठते ही सब पहले नाश्ता करते थे। अगर नाश्ता कभी रेडी ना होता तो चची जान तो मेरा सर फाड़ने को आ जाती। चचा जान और चची जान सुबह उठकर पराठा ही खाते थे, जबकि हम सब हल्के फुल्के नाश्ते के साथ जूस लेते थे। मैंने सबके लिए उनका मनपसंद नाश्ता बनाया। नाश्ता बिल्कुल रेडी था। मैंने सोचा कि मैं टेबल साफ करके नाश्ता लगा देती हूँ। जैसे ही मैं टेबल साफ करने के लिए गई, जब मैं वापस आई, वहां के सारा नाश्ता गायब था। अब तो मेरे जिस्म में जान न रही थी। मैं थर थर कांप रही थी और चची जान की टेंशन अलग से थी, क्योंकि उनके उठने का टाइम हो गया था। मैंने इतनी मेहनत से बनाए पराठे पता नहीं कौन खा गया। मैं इधर उधर देख रही थी, लेकिन किचन में कोई भी मौजूद न था। फिर मुझे अजीब व गरीब सा फील हुआ कि मैंने फ्रेश जूस का जग भर कर रखा था। वो जग एकदम से खुद ब खुद ऊपर उठा और 1 मिनट में खाली हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उस जग को मुंह लगाकर पी रहा हो, लेकिन कोई भी तो नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत हैरान हो रही थी, ये सारा माजरा क्या है। मैं वहां से भागती हुई बाहर की तरफ निकल आई, लेकिन फिर मुझे चची जान का ख्याल आया कि अगर नाश्ता रेडी ना हुआ तो चची जान मेरी जान निकाल देंगी। फिर खुद को हिम्मत दी और दोबारा से किचन में गई। जाकर सारा नाश्ता मैंने दोबारा से रेडी किया। अब तो परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन ऐसा वाकया हुआ, चलो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन आज फिर आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। हनान भी वापस अपने काम पर चला गया था। चाचा जान भी सारा दिन भैंसों के फार्म पर ही होते थे। चाचा जान और मेरे अब्बा जान का मुश्तरका भैंसों का बहुत बड़ा फार्म था। पापा की वफात के बाद चचा ही उसको संभाल रहे थे। अयान भी स्कूल होता। चची जान का रवैया तो मेरे साथ पहले ही अच्छा नहीं था, इसलिए सबके जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल तन्हा रह जाती। चची जान कभी घंटों घंटों अपने मैके वालों से फोन पर बात करती रहती, कभी बाजार चली जाती थी, कभी इधर उधर हमसायों के घर चली जाती थी। जिस दिन से मेरे साथ ये अजीब व गरीब से वाकयात होने लगे थे, मैं बहुत डर और खौफ में मुब्तला रहती। मैं अक्सर ही काम खत्म करने के बाद लॉन में एक साइड पर लगे बरगद के दरख्त के नीचे आकर अक्सर बैठ जाया करती थी। पता नहीं क्यों यह जगह मुझे इतनी तस्कीन देती थी। जब मैं बिल्कुल तन्हा होती तो मैं इस जगह बैठना ही पसंद करती थी। आज भी मैं सारे काम वगैरह खत्म करके नहा धोकर आकर इसी दरख्त के नीचे बैठ गई थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई और भी मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैंने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा, वहां तो कोई भी नहीं था। तो फिर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मुझे वहां से कुछ खौफ सा महसूस हुआ।
मैं उठकर कमरे में आ गई। जैसे ही मैं कमरे में आकर बैठी, कमरे में भी कोई किसी के होने का एहसास होने लगा और एक अजीब सी खुशबू मेरे कमरे में बिखर गई थी। ऐसी खुशबू तो मैंने आज तक कभी भी नहीं सूंघी थी। तो फिर ये खुशबू मेरे कमरे में कैसे आ रही है? मैं भी यही सोच रही थी कि तभी बाहर से चची की आवाज आई, मानूर, अरे कमबख्त, दोपहर का खाना नहीं बना, जाके कमरे में घुसकर बैठ गई, चल बाहर निकल। अब उनकी बात पर अमल करते हुए बाहर गई। जिस दिन से मेरी अम्मी अब्बू इस दुनिया से गए थे, चची जान ने कभी आज तक मुझे प्यार से नहीं बुलाया था। पता नहीं उनके लहजे में मेरे लिए इतना जहर क्यों था, मुझे समझ नहीं थी। लेकिन मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? चची जान बहुत कोशिश करती कि चचा जान को भी मेरे खिलाफ कर दें, लेकिन चचा मेरे पापा से किया हुआ वादा निभा रहे थे। क्योंकि मेरे पापा के जब आखिरी सांस चल रहे थे, तभी मेरे पापा ने चचा से वादा लिया था कि वो उनकी बेटी की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और उसको अपनी बेटी बनाकर ही पालेंगे। कहीं कहीं चचा शर्मिंदा भी हो जाते। चची का ये रवैया चचा के लिए भी नागवार था, लेकिन क्या करते, चची उनके बच्चों की माँ थी, इसलिए उन्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। आज भी मैं जैसे ही जाके किचन में खाना बनाने लगी, चची जान मुझे सौ बातें सुनाने लगी कि इस दफा राशन इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया है। पहले तो पूरे 1 महीने के बाद मैं राशन लाती थी और इस दफा जल्द ही खत्म कर दिया। मैं आगे से चची जान को कुछ भी जवाब न दे सकी। उनको मेरी इस बात पर गुस्सा आया और बोली, तुमसे ही पूछ रही हूं मैं, कैसे गूंगी बनी खड़ी है, क्यों इतना राशन जाया करती हो? तभी मैंने कहा, नहीं चची जान, जो भी बनता है आपके सामने ही तो बनता है, मैंने तो कभी जाया नहीं किया। क्या इस बात का भी चची जान को बहुत गुस्सा लगा। फिर वो कहने लगी, जबान देखो कैसे चला रही है। मुझे समझ नहीं लगती थी चची जान कैसे खुश होंगी। हनान मुझे पसंद करने लगा था, लेकिन मुझे पता था चची जान कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। लेकिन हन्नान ने मुझसे बहुत से वादे किए कि वो अपनी माँ को मना लेगा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल था, चची जान कभी भी मुझे अपनी बहू नहीं बनाएंगी, क्योंकि वो तो मुझसे सख्त नफरत करती थी और जिस इंसान से इतनी नफरत की जाए उसे अपने पहलू में जगह नहीं दी जाती। आज भी मैंने रूटीन के मुताबिक खाना बनाया और अब मैं इजाफी खाना बनाती थी। एक तो मुझे चची जान का बहुत डर था, जैसे मेरा खाना हर रोज गायब हो जाता है। अगर खाना वक्त पर आके गायब हो गया तो चची जान तो मेरी जान निकाल लेंगी। इसलिए मैं खाने का कुछ हिस्सा अलहदा ही निकाल कर एक साइड पर रख देती थी। शायद जो खाना खाने आता था उसको ये पता चल गया था कि जो अलहदा से निकाल कर रखा हुआ है ये उसी के लिए है। एक दिन फिर अजीब ही वाकया हुआ। खाने वाली वो ट्रे जो मैंने अलहदा से निकाल कर रखी थी, वो ट्रे मुझे उस बरगद के दरख्त के नीचे से मिली, जहां मैं अक्सर फारिग टाइम में बैठा करती थी। मेरे दिल में किसी अनहोनी ने अलार्म बजाया कि जो हो रहा है कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैंने चची जान को ये बताया, चची जान तो मुझे पहले ही पागल बनाना चाहती हैं, वो सबके सामने मुझे पागल का लक़ब दे देंगी। इसलिए जो भी हो रहा है, फिर मैंने रूटीन बना ली। हर रोज मैं खाना बनाती और चची जान से चोरी चुपके खाना ट्रे में रख कर उस बरगद के दरख्त के नीचे रख जाती। थोड़ी देर के बाद जब मैं जाती तो वो ट्रे बिल्कुल खाली होती थी। ऐसा ही काफी देर चलता रहा। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर हाल में जा रही थी, तभी चची जान और चचा जान के बोलने की आवाज मुझे सुनाई दी। वो दोनों शायद किसी के रिश्ते के मुतल्लिक बात कर रहे थे। हैरानगी मुझे तब हुई जब चची जान ने मेरा नाम लिया। मैं वहीं पर रुक कर बात सुनने लगी। चची जान चचा जान से कह रही थी कि इस लड़की को कब तक घर में बिठाए रखना है, इसकी अब शादी कर दो। तभी चचा जान ने जवाब दिया कि तुम तो इस बच्ची के हर वक्त पीछे ही पड़ी रहती हो, जब शादी करनी होगी ना तो मैं खुद सोच लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चची जान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा ही आ गया और बोली, हाँ हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ, मेरी कहाँ कोई मानता है, मैं तो इसका बुरा ही सोचती हूँ। आपको तो यही महसूस होता है ना, मैं भला उसकी अच्छाई के लिए ही तो कह रही हूँ कि यही उम्र होती है लड़कियों की, ठीक कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, नहीं तो इतनी खास शक्ल सूरत तो इसकी है नहीं जो इसके लिए कोई अमीर ज्यादा चल कर आएगा। चचा जान को चची जान की ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आई। वो बोले, अगर उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है तो फिर अच्छी शक्ल सूरत वाली लड़कियां कैसी होती हैं, क्या कमी है उस बच्ची में? फिर अचानक से चची जान का रवैया बहुत नर्म हो गया और वो बोली, देखो हन्नान के अब्बा, मैं तो कह रही हूँ यही उम्र ठीक होती है शादी की। मेरी नज़र में 1-2 रिश्ते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं देख लेती हूँ। शादी तो करनी ही है ना, और जिम्मेदारी सारी हमारे सर पर ही है। मैं ही उसकी माँ की जगह हूं ना।
तो मुझे ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं चाची जान के इस बदले रवैये से बहुत हैरान हो रही थी कि अभी तो वो मुझे बुरा भला कह रही थी और एकदम से उनका रवैया बिल्कुल ही तब्दील हो गया। तब भी चाचा जान ने जवाब दिया, ठीक है, सोच लेते हैं इस बारे में। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी और शादी के लिए तो मैंने हमेशा हन्नान के बारे में ही सोचा था। मैं हन्नान के अलावा तो किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन चची तो मुझे इस घर से निकालने पर तुली हुई थी। वो किसी सूरत भी मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी कि उन्हीं दिनों चची का भाई और उनकी माँ रहने के लिए हमारी तरफ आ गए। चची का ये भाई मुझे एक आंख न भाता था। उसके 3 बच्चे थे और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। सुना है ये अपनी बीवी पे बहुत ज्यादा जुल्म और सितम करता था, बेचारी से बहुत ज्यादा मार पीट करता था। आखिरकार उसने चची के भाई से तलाक ले ली। अब चची जान उसका भी रिश्ता ढूंढते फिर रही थी। आज चची जान ने स्पेशल खाना बनवाया था। मैंने बहुत ज्यादा डिशेस बनाई और खाना बनाने के बाद चची जान मुझे कहने लगी, जाओ महानूर, अब तुम भी तैयार हो जाओ। चची जान की ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी कि आज तक तो कभी चची जान को यह ख्याल नहीं आया था कि मैं भी कभी ढंग के कपड़े पहन लूं, और ना ही कभी मुझे लाकर दिए। मुझे कभी कभार चाचा जान कोई खर्चा दे देते, मैं उसी में से इकट्ठे करके अपने कपड़े खरीद लेती थी। मैं खाना वगैरह टेबल पर लगाकर खुद चेंज करने के लिए चली गई। चाचा जान किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए बाहर निकली, चाची जान अपनी अम्मा से बात कर रही थी कि अम्मा, आप तो तैयारी ही रखो शादी की। असलम को जैसे तैसे करके मैं खुद ही बना लूंगी। ये लड़की तुम्हारा घर भी सारा संभाल लेगी और फारूक के बच्चों को भी अच्छे से संभाल लेगी। बस ये फारूक को समझा देना तुम कि अपने तौर तरीके असलम के सामने कुछ बेहतर कर ले, ताकि मैं असलम को मनाने के लिए जो कोशिश करूं वो नाकाम ना हो जाए। और मुझे उम्मीद है मैं एक ना एक दिन उसको मना ही लूंगी। फिर मैं जल्द ही फारूक का निकाह मानूर से करवा दूंगी। चाची जान की ये बात सुनते ही मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिल उछलकर मेरे हलक में आ जाएगा। चाची जान ने ये कैसे सोच लिया कि वो अपने उस लफंगे तलाक याफ्ता भाई के लिए चाचा जान से मेरा रिश्ता मांगेंगी। तभी मैं भागकर पीछे कमरे में भाग गई। आज मैं बहुत रोई और लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। और मुझे अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही थी। मेरे पास मेरे माँ बाप की एक ही तस्वीर थी। मैं उस तस्वीर को देखकर खुश हो लिया करती थी, लेकिन जब मैं उदास होती तब भी मैं उसी तस्वीर के साथ बातें किया करती थी। ना तो मेरी कोई दोस्त थी, क्योंकि चची जान मुझे किसी के पास भी उठने बैठने तक न देती जिससे मैं बात करती, और ना ही कोई बहन थी मेरी। आज मैं बहुत रोई। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी। जब काफी देर मैं खाने की टेबल पर ना गई, तभी चची जान मेरे कमरे में आई। मुझे इस बात का पता ही ना चला और मैं अपने अम्मी अब्बा की तस्वीर के साथ बातें कर रही थी। चची जान कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने एकदम से मुझ पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए थे कि बताओ किससे बातें कर रही थी। मुझे तो पहले ही तुम्हारे करतूतों पर शक था कि तुम ऐसी ही हो। बताओ किस यार से बातें कर रही थी। मैं हैरान थी कि ये क्या कह रही हैं। मैं बोली, चची जान, मेरा यकीन करें, मेरे पास तो इस वक्त मोबाइल भी नहीं है। मेरा मोबाइल भी किचन में पड़ा है। चचा जान ने एक छोटा सा सादा सा मोबाइल मुझे लेकर दे दिया था, क्योंकि अक्सर जब मेरी नानो मुझे कॉल करती थी, चची जान मेरी बात नहीं करवाती थी। इसलिए नानो के कहने पर चचा जान ने मुझे मोबाइल दे दिया था। फिर जब उनका दिल करता मुझसे बातें कर लेती। अम्मी अब्बू की वफात के बाद नानू ने चचा जान से कहा था कि मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन चचा जान उसके लिए रजामंद नहीं हुए थे। उन्हीं दिनों मेरे मामू लंदन में शिफ्ट हो गए और वो नानू को भी साथ ही ले गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान उनका आना जाना कम ही रहता था। बस वो मोबाइल से ही मेरे साथ राब्ते में रहते थे और उसी मोबाइल से तो मैं हन्नान से भी बात कर लेती थी। लेकिन आज चची जान ने मुझसे वो मोबाइल छीन लिया। हालांकि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था, मोबाइल किचन में पड़ा हुआ था। तो चची जान ने किचन से उठाकर मोबाइल को बंद किया और अपने पास रख लिया। 2 दिन बाद चचा शहर से वापस लौटे। तब तक मैं रो रो कर हलकान हो चुकी थी। चाची जान ने मुझे तो चचा जान से बात ही न करने दी, बल्कि इतने इतने इल्जामात लगाए कि मैं नजरें उठाने के काबिल ना रही। वो उनको बता रही थी मैंने खुद रंगे हाथों इसे पकड़ा है। पता नहीं ये किस किस से बातें करती है। बहुत से लड़कों के फोन नंबर इसके पास है। पूरे मोहल्ले के लड़के इसने अपने पीछे लगाए हुए हैं। चची जान की ये बातें सीधा मेरे दिल पर वार कर रही थी। लेकिन मैं किससे कहती
और आज तो चचा जान ने एक दफ़ा भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं अपनी सफाई में कुछ कह सकूं। चचा जान भी खामोशी के साथ मेरी तरफ से नजरें फेरते हुए बाहर निकल गए। चची के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब होती जा रही हैं। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं दुख सुख शेयर कर सकती, जिसको मैं अपनी सफाई में ये कह सकती कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मैंने कभी भी किसी दूसरे बंदे से बात नहीं की थी। मैंने तो आज तक हन्नान के अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं था। पता नहीं चाची ऐसे गंदे इल्जामात मुझ पर क्यों लगाए जा रही थी। मैंने ना दोपहर का खाना खाया और ना शाम को। मैं सारी रात रोती रही। रोते रोते मुझे नहीं पता चला कि कब मेरी आंख लग गई। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब बैठा है और मुझे कह रहा है, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। एकदम से मैं हड़बड़ा कर उठी तो वहां कोई भी नहीं था। मैं समझी शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है। मैं सारी रात न सो सकी। मैंने इरादा किया था कि मैं चोरी चुपके किसी तरह हन्नान को कॉल पे सब कुछ बता दूंगी, कहीं चची जान हन्नान को मुझसे बदजन न कर दे। एक खौफ था हन्नान को खोने का, लेकिन चची जान तो इतनी चालाक थी कि वो मेरे कुछ सोचने से पहले ही सब कुछ कर देती थी। मैंने जैसे ही घर का फोन पड़े देखा तो मैंने इधर उधर नजरें घुमाई। चची जान मुझे कहीं भी नजर न आई। मैंने तभी हन्नान का नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से हन्नान बोला, कौन है? अभी मैंने जवाब दिया, हन्नान कैसे हो? हन्नान तो जैसे मुझ पर फट पड़ेगा। तभी बोला, कैसा हो सकता हूँ जिसने इश्क में धोखा खाया हो? तभी मैं उससे कहने लगी, हन्नान ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एकदम से चची जान ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और बोली, चलो जाओ, दफा हो जाओ, अपने कमरे में चली जाओ। तुमने जो बदनामी का धब्बा हमारे सर पर थोपना था वो थोप दिया है। मुझे सांस नहीं आ रही थी। चची जान ने हन्नान को भी मेरे खिलाफ कर दिया था। पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी, हालांकि मैं बिल्कुल बेकसूर थी। मैं कहती रही, चची जान प्लीज मुझे हन्नान से बात करने दे। चची जान कहने लगी, क्यों? अब मेरे बेटे को भी फंसाना है? पहले कम लड़के हैं जिनको फंसाया है। हन्नान वो सारी बातें सुन रहा था। उसने आगे से कुछ भी अपनी माँ से न कहा। हन्नान का ये बदला हुआ रवैया तो जैसे मेरी जान ही ले लेगा। चचा जान का तो रवैया मुझसे बर्दाश्त हो गया था, लेकिन हन्नान ने तो मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारने का वादा किया था, तो वो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? मैं यही सोच रही थी कि भागकर अपने कमरे में चली गई। वहां बैठी घंटों रोती रही। कोई भी मुझे चुप करवाने वाला नहीं था। तो चाची जान कमरे में आई और बोली, महारानी जी उठो, उठकर खाना बना लो। कोई नौकरानी नहीं है तुम्हारी इस घर में जो तुम्हें खाना बनाकर नोश फरमाएगी। हालांकि मैंने तो और एक दिन से खाना नहीं खाया था और कुछ रो रो कर मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। तभी मैंने हिम्मत की, क्योंकि मुझे उस घर में अपनी जिंदगी के दिन तो पूरे करने ही थे। आगे का फैसला क्या होगा मैं ये नहीं जानती थी। तभी मैं उठी और किचन में जाके खाना बनाने लग गई। मुझे उस खाना खाने वाले का ख्याल आया जो हर रोज मेरे हाथ का बना खाना खाता था। आखिर वो कोई तो है ना, वो कोई इंसान तो हो नहीं सकता जो मुझे नजर नहीं आता। मैं समझ गई थी वो कोई दूसरी मखलूक है। आज मैंने दिल से उसके लिए खाना बनाया, उस ट्रे में रखा, उस बरगद के दरख्त के नीचे रखने चली गई। वहां जाकर मैं बोली, तुम हर रोज मेरे हाथ का खाना खाते हो, क्या तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे? पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही थी, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन कोई भी तो ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने दिल का हाल बयान करती, जिससे मदद मांगती। तभी मुझे ये तरीका ठीक लगा कि जो मेरे हाथ का खाना खाता है उसे चाहिए कि वो मेरी मदद भी करे। मैं चची जान से चोरी छुप के हर रोज उसके लिए अलग से खाना बनाती हूँ। तभी उस बरगद के दरख्त से अजीबो गरीब सी रोशनी निकलने लगी। ऐसी रोशनी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वो रोशनी देखते ही देखते एक शक्ल इख्तियार कर गई। मेरे सामने एक उधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था और वो बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सुलूक देख रहा हूँ। पता नहीं ये कैसे बेकदरे लोग हैं कि तुम इन सब के लिए इतना काम करती हो, इतने अच्छे अच्छे खाने बना कर देती हो, और ये फिर भी तुम्हारे साथ ऐसे करते हैं। मेरे लिए भी तुम खाना बनाती हो, मैं तो तुम्हारे खाने का आशिक हो गया हूँ। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में, वहां तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना और देखना मैं तुम्हारी कितनी कदर करूंगा। मैं खौफ से कांपने लगी कि मैंने तो सिर्फ खाना रखा था, मुझे नहीं था पता कि सचमुच में मेरे सामने नमूदार हो जाएगा। तभी उसने कहा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी मैंने जवाब दिया कि कैसे नहीं कोई बिगाड़ सकता? चची जान ने मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए हैं,
ये कैसे धुलेंगे? हन्नान के सामने, चचा जान के सामने वो तो मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। तभी वो बोला, जो तुमसे मोहब्बत करते हैं वो कभी भी तुमसे बदजन नहीं होंगे। हाँ, अगर सिर्फ वो दिखावे की मोहब्बत कर रहे हैं फिर वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम चाहो तो एक दफा आजमा कर देख लो। तभी मैंने जवाब दिया, और अब मैं इससे बेखौफ बातें कर रही थी क्योंकि अब मुझे उससे डर महसूस नहीं हो रहा था। मैंने कहा, मैं बहुत डरती हूँ, मैं किसी को आजमाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि चची जान कहीं मेरी शादी अपने उस लफंगे भाई से ना कर दे। उसके बाद बेशक वो मेरी शादी अपने बेटे से करें या ना करें, मुझे इससे नहीं गर्ज। जब हन्नान को ही मुझ पर यकीन नहीं आ रहा, मैं इससे अपने दिल की बातें ऐसे शेयर कर रही थी जैसे बरसों से मैं उसे जानती हूँ। हालांकि मैंने उसे आज पहली दफा देखा था। पता नहीं क्यों मुझे उससे अपनायत होने लगी थी। तभी वो बोला, तुम्हारा इतना अच्छा खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रूटीन के मुताबिक दिन चलते रहे। चची जान की नफरत भी दिन ब दिन ज्यादा ही होती जा रही थी और हन्नान भी मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता था। पहले तो वो 15 दिन के बाद घर चक्कर लगा लेता, लेकिन अब तो उसे 2 महीने गुजरने वाले हो गए थे, वो घर नहीं था आया। मुझे ये बात बहुत ही परेशान कर रही थी। फिर एकदम से चचा जान का जो फैसला मुझे सुनने को मिला, उसने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली। जैसे ही मैं खाना लगा रही थी, चचा जान ने कहा, महानूर कल अपनी चची जान के साथ जाकर कुछ शॉपिंग कर लेना क्योंकि अगले जुमे तुम्हारा निकाह है। चची जान का वो भाई और उसकी माँ भी अभी तक वहीं थे। चचा जान से मुझे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। तभी मैंने खुद से कहा कि बोल महानूर, अगर आज ना बोली तो पूरी उम्र के लिए रुस्वा और बर्बाद हो जाएगी। उस वक्त पता नहीं कहां से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी। तभी मैंने कहा, चचा जान मुझे मामू फारूक से शादी नहीं करनी। चची जान बोली, बेशर्म, शर्म करो, तुम्हारा होने वाला शौहर है और ये तुम्हारा मामू कहां से हो गया? ये मेरा भाई है और ये सिर्फ हन्नान और अयान का ही मामू है। तुम्हारे मामू तो तुम्हें कब के छोड़ गए, वो जाके लंदन बैठे हैं, आराम से अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी को तेरी कोई परवाह नहीं। खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें मेरा भाई जैसा शहजादा मिल रहा है, रानी बना कर रखेगा तुम्हें, और तुम्हारे हैं कि तेवर ही नहीं मिल रहे। चची जान की ये बातें तीर की तरह मुझ पर बरस रही थी। चची जान के उस भाई की नजरें मुझ पर ही थी। मेरा दिल करता था उसकी आंखें खींच कर निकाल दूं, लेकिन मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर और बेबस थी। चचा जान का ये फैसला बहुत गलत था। तभी चचा जान बोले, जो फैसला सुना दिया है अब उस पर ही अमल करना होगा। मैं बहुत रोई, मैंने बहुत कोशिश की मैं हन्नान से दोबारा राब्ता कर सकूं, मगर लगता था कि हन्नान को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर उसको मालूम होता तो वो जरूर घर आता और आकर मेरे हक में बोलता। चचा जान ने जुमा का दिन मेरे निकाह के लिए मुकर्रर कर दिया था। निकाह नहीं था, ये तो मेरा जनाजा था। इससे अच्छा तो चचा जान मुझे अपने हाथों से मार कर दफना देते तो शायद मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी मुझे अब हो रही थी। चची जान का वो भाई फारूक बगैर दरवाजा नॉक किए मेरे कमरे में आ गया और आकर बेड पर बिल्कुल मेरे सामने बैठ गया। मैं एकदम से हाथ बढ़ाकर उठकर खड़ी हो गई। तो मैं बोली, मामू जान प्लीज मेरे कमरे से निकलें। तो वो बोला, मामू जान ना बोलो, अब तो मैं तुम्हारा होने वाला शोहर हूं और अपने सरताज से कोई ऐसे बात करता है, देख लेना बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। मुझे उसकी ये बातें जहर लग रही थी। तभी मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोला, मैं कह रही हूं यहां से चले जाओ। उसने मेरी उंगली को पकड़कर मरोड़ दिया और बोला, अगर ना जाऊं तो क्या कर लोगी? तुम शोर मचाओगी, सबको इकट्ठा करोगी कि ये मेरे साथ कुछ बुरा कर रहा था। लेकिन याद रखो, कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि सबको तुम्हारे करतूतों का पता चल चुका है और तुमने जो इतने आशिक बनाए हुए हैं ना, वो सबके बारे में जानते हैं। चची जान मेरे कमरे में आवाज सुनकर भागती हुई मेरे कमरे की तरफ आई और पीछे ही चचा जान भी थे, अयान भी था। सारे ही कमरे में आ गए। चचा जान बोले, क्या हो रहा है? तभी मेरी शातिर चची जान का शातिर भाई बोला कि देखे ना भाई जान, महानूर ने मुझे अभी अभी अपने कमरे में बुलाया है और बुलाकर मुझे कह रही है कि बैठकर मेरे साथ बातें करो, आखिर तुम मेरे होने वाले शौहर हो। मैं उसे बहुत समझा रहा हूँ तब से कि अभी ये सब ठीक नहीं है, भाईजान नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने इसे इतनी दफा कहा है कि 1-2 दिन की तो बात है, हम सब्र कर लेते हैं ना। चचा जान फारूक की ये बातें सुनकर गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी निकलोगी तो जब तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से गए थे मैं तुम्हारा गला दबाकर साथ ही मार देता। मुझे क्या पता था तुम इस तरह मेरी इज्जत उछालती फिरोगी।
मैं रो रही थी, हाथ बांध रही थी कि चचा जान प्लीज मेरी बात सुन लें। लेकिन चचा जान गुस्से से कमरे से बाहर चले गए और चची आंखें घुमाती हुई शातिराना मुस्कुराहट के साथ पीछे पीछे चल दी। तभी फारूक मेरे बिल्कुल करीब होकर बोला, कहा था ना, जैसे कहता हूं वैसे मान लो। देखा मैं क्या कर सकता हूं। आज के बाद अगर मेरी बात ना मानी तो इससे भी बुरा अंजाम होगा। और फारूक जो कहता है वो करके रहता है। तभी वो मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैंने दरवाजा लॉक किया और बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी फिर से वही आदमी जो बरगद के दरख्त के नीचे मुझे मिला था, वो मेरे कमरे में एकदम से नमूदार हुआ। मैं उसे देखते ही बोली, तुम तो कह रहे थे कि मेरे साथ कुछ भी ना होगा। अभी जो मेरे साथ हो रहा है इसका क्या है, ये सब कैसे ठीक होगा। तभी वो बोला, तुम फिक्र न करो, तुम्हारी मैं इस कमीने इंसान से शादी होने नहीं दूंगा, इसलिए बेशक मुझे इसे कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। तभी मैं बोली, नहीं नहीं, कत्ल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। फिर बोला, तुम फिक्र नहीं करो, कुछ भी नहीं होगा। अब मेरे निकाह में बस एक दिन बाकी रह गया था। चची जान ने मेरे लिए मामूली सा सूट बनवा दिया। निकाह वाले दिन जैसे ही वो सूट लाकर मुझे दिया और बोली, पहन लो, आज से तुम मेरी भाभी बनने जा रही हो। चची जान की ये बातें मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे रह रहकर हन्नान का ख्याल आ रहा था कि उसे एक दफा भी मेरा ख्याल नहीं आया। क्या उसने एक दफा भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है? आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? अभी मैं यही सोच रही थी कि बाहर से रोने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई। चची बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकली तो पता चला कि फारूक बारात लेकर आ रहा था और उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। उसकी तबीयत बहुत नाजुक है। तभी मेरा शक उस जिन की तरफ गया। ये सब कुछ कहीं उसने तो नहीं करवा दिया। तभी वो मुस्कुराता हुआ मेरे सामने आया और मुझसे बोला, देखा मैंने कहा था ना कि मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। तभी मैं कुछ बोल नहीं वाली थी, वो मुझसे पहले ही बोल पड़ा, नहीं नहीं, मरा नहीं है, वो बस उसे 2 टांगों से माजूर कर दिया है। अब वो किसी भी मासूम लड़की के साथ शादी करने के लायक नहीं रहा। चचा और चची जान रात को काफी लेट वापस आए। आते ही वो अपने कमरे में लेट गए थे। सुबह जब मैं उठी, अजीबो गरीब वाकया देखने को मिला। चची जान मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थी। चचा जान और आयान भी वहीं पर मौजूद थे। थोड़ी ही देर में हन्नान भी गुस्से की हालत में वहां पहुंचा। मुझे समझ नहीं आ रही थी चची जान के रवैये में एकदम से तब्दीली कैसे आ गई। तभी चची जान बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। और वो चचा जान से कहने लगी, इस पर जो इल्जामात लगाए थे वो सारे गलत थे, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि उस टाइम उसका मोबाइल किचन में पड़ा था जब मैंने उस पर ये इल्जामात लगाए थे। ये तो अपने माँ बाप की तस्वीर से बातें कर रही थी और ये खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन मैं अपने भाई के प्यार में अंधी हो गई थी। मैं अपने भाई की शादी करवाना चाहती थी और मुझे इसका हन्नान के साथ बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे पहले इसकी माँ से नफरत थी, फिर वही नफरत मुझे इससे होने लगी और मैं वो सारे बदले इसी से लेने लगी। लेकिन जब किसी के साथ बुरा करें तो खुद के साथ भी बुरा हो जाता है। रात को मेरे पास एक अजीबो गरीब शख्स आया था। उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। वो मुझे कह रहा था कि अगर तुमने दोबारा से महानूर पर कोई जुल्म किया तो तुम अपने बेटों का मरा हुआ मुंह देखोगी। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही थी, बल्कि वो हकीकत में मेरे पास आया था। चचा जान इस बात पर बहुत हैरान हो रहे थे। फिर चची जान से कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो। वो बोली, नहीं, मैं पागल नहीं हुई। हर रोज मेरे घर से खाना गायब होता था और उस आदमी ने मुझे बताया है कि महानूर का बना हुआ खाना वही खाता था। वो कोई इंसान नहीं, वो जिन था। चची जान उस जिन की असलियत सबको बता रही थी, लेकिन मैं हैरान हो रही थी कि वो अपनी सारी असलियत चची जान को भी बता गया। फिर मैंने सोचा शायद उस वक्त यही जरूरी था। चची जान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ही उसने ये सब कुछ किया होगा। हन्नान भी पीछे खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। तभी वो बोला, माँ, मुझे भी आज ही पता चला है कि आप लोगों ने महानूर का रिश्ता मामू से तय कर दिया था। ये तो शुक्र है मुझे आयान ने फोन करके बता दिया, इसलिए मैं आ गया हूँ। वो इंतहाई अफसोस से बोला कि अम्मी, आपको अपने बेटे की मोहब्बत पर भी भरोसा नहीं था कि अपने बेटे के लिए भी इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती थी? आप क्यों इस बेचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी? आपने क्यों नहीं सोचा अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती, उसके साथ ये सब कुछ होता तो क्या बर्दाश्त कर पाती? अब चची जान हन्नान से भी माफी मांगने लगी और बोली, मैं अब महानूर को अपनी बहू बनाऊंगी। मैंने जो किया उसकी सजा भुगत ली और देखो, फारूक भी दोनों टांगों से माजूर हो चुका है। कुछ ही दिनों में मेरी और हन्नान की धूमधाम से शादी हो गई, लेकिन मुझे हन्नान पर बहुत गुस्सा था। मैं दुल्हन बनी उसके बेड पर बैठी थी। मैंने उसे देखते ही रुख मोड़ लिया।
तभी वो आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, क्या मुझे माफ नहीं करोगी? पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अभी तक उसकी तरफ मुंह तक नहीं किया था। तभी वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो तुम्हारा शौहर सारी रात एक पांव पर खड़ा रहेगा। उसकी हरकत देखकर मैं मुस्कुराने लगी और बोली, ठीक है, आज पहली और आखिरी दफा तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर इसके बाद कभी कोई गलती हुई कभी माफ नहीं करूंगी। तभी वो बोला, ठीक है। और उस दिन से लेकर आज तक हन्नान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरी शादी से दूसरे ही दिन वो जिन दोबारा से मेरे सामने आया और बोला कि बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। तुमने जितना मुझे खाना खिलाया मैं तुम्हारे खाने का आशिक हो गया हूँ। तुम अपने शौहर की आशिक हो और मैं तुम्हारे खाने का आशिक हूँ, इसलिए हर रोज मेरे लिए 1-2 प्लेट खाना वहां रख दिया करना। और वो बोला, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई गम नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद मैं बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ और वो मुख्तलिफ तरीके से हमारी मदद करता रहता है। हम माली लिहाज से भी बहुत खुशहाल हो गए हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ तरीकों से देता है और पता भी लगने नहीं देता। और मैं हर रोज खाने की ट्रे बरगद के दरख्त के नीचे रख देती हूँ। उसके बाद वो जिन कभी मुझे दोबारा नजर नहीं आया, लेकिन हाँ, मैं उसके लिए खाना रखना नहीं भूलती और वो मुझे इनाम देना नहीं भूलता। आज मेरे पास इतनी ज्यादा दौलत है कि मुझसे संभाली नहीं जाती। मैं अपनी दौलत गरीबों, मस्कीनों, यतीमों में बांटती रहती हूँ, लेकिन वो जिन हर साल मुझे उतना ही मालो दौलत दे देता है कि मुझसे संभाली नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।